आज केमिस्ट्री में हम चैप्टर ले रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हिंदी में कहते हैं इसको रासायनिक साम्य। तो क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम? इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम जानना जरूरी है, उसके बिना ये चैप्टर फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है बेसिक चीजें, उनकी तरफ हम ध्यान देते हैं। आपने बुक्स में रिएक्शंस देखी होंगी। बुक्स में रिएक्शंस में कहीं आपको इस तरह का तीर या इक्वल साइन दिखाई देगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। कहीं पर आपको इस तरह से हाफ तीर होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे। कुछ रिएक्शन में इस तरह से लगा रहता है। तो क्या होता है, क्या कहते हैं रिएक्शंस को जिनमें ये एक सिंगल एरो लगा हुआ है या इक्वल लगा है या जिसमें रिवर्सल साइन लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसी बेस पर। पहले तो बेसिक चीज यही है, इसका जानना जरूरी है हमारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है इरिवर्सिबल रिएक्शन? The chemical reaction which proceed in one direction only is known as irreversible reaction. Definition लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन which proceed in one direction only is known as irreversible reaction. Irreversible reaction. Chemical reaction which proceed in one direction only is known as irreversible reaction. वह केमिकल रिएक्शंस जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलकर कंप्लीट हो जाती हैं, यानी जिनमें रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे और रिएक्शन खत्म। यानी इनमें बैक रिएक्शन यानी प्रोडक्ट फिर से डिकम्पोज नहीं होगा इसमें रिएक्टेंट में। ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे प्रोडक्ट ले लिया हमने A प्लस बी, ये बना रहा है हमारा C प्लस डी। ये रिएक्टेंट, सॉरी क्या है ये रिएक्टेंट, और ये जो बन रहे हैं हमारे ये हैं प्रोडक्ट। A और B ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट C और D बन गया, और जैसे C और D बना रिएक्शन खत्म। तो ये बैक रिएक्शन इसमें नहीं होती है। जैसे एग्जांपल लेकर के चलते हैं, चलिए एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है NaOH प्लस HCl की रिएक्शन अगर हम कराते हैं ये बन जाता है NaCl प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों ही यहाँ पर रिएक्टेंट हैं। ये जैसे ही रिएक्ट करते हैं बनना शुरू हो जाता है NaCl और H2O, और जैसे ही ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएंगे, इनका अमाउंट खत्म होगा, ये रिएक्शन रुक जाएगी। यानी कि ओनली इन वन डायरेक्शन में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। बैक रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है कि NaCl वाटर से रिएक्ट करे और फिर से रिएक्शन NaOH और HCl दे दे। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो केवल वन डायरेक्शन में कंप्लीट होती है हमारी कहलाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल सेकंड में जैसे हम लिए लेते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस ट्वाइस H2SO4 इज इक्वल टू बनता है BaSO4 प्लस ट्वाइस HCl। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन कर रहे हैं
और बना देते हैं वेरियम सल्फेट और HCl। ठीक है, जैसे ही वेरियम सल्फेट और HCl बना और इनका कंसंट्रेशन खत्म हुआ, ये रिएक्शन रुक जाएगी, इनमें बैक रिएक्शन नहीं होती है। तो वह रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ये रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन है। वेरियम सल्फेट का यहाँ पीपीटी हमें मिल जाता है। कौन सी रिएक्शन हो गई है? प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये। तीसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, इसको अगर हम हीट अप कर रहे हैं तो ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। गर्म करने पर रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, गर्म करने पर पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट जैसे हमने गर्म किया, ये डिकम्पोज हो गया हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब अगर हम इसको चाहें कि पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन फिर से पास करते हैं और वापस से हमें पोटेशियम क्लोरेट मिल जाए, तो ये रिएक्शन बैक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में चलकर पूरी हो गई। अच्छा, यहाँ एक चीज और बता देते हैं कि जब पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म कर रहे हैं तो शुरुआत में ये रिएक्शन बहुत धीमी दर से होते हैं, डिकम्पोजिशन इसका बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें MnO2 ऐड कर देंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण इसमें डस्ट इसमें डाल देंगे, ये रिएक्शन बड़ी तेजी के साथ में होने लगती है। तो यहाँ पर MnO2 क्या कर रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है और इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो रेट को इंक्रीज किया पॉजिटिव कैटलिस्ट। डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ये हमने ले लिया आपका। नंबर फोर्थ एग्जांपल लेते हैं इसका। SnCl2 plus FeCl3 is equal to SnCl4 plus twice FeCl2। यह है स्टेनस क्लोराइड, यह है फेरिक क्लोराइड। रिएक्ट करते हैं, लेते हैं स्टेनिक क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड। ये रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मींस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं, ये इसलिए इसको कहा गया रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन पर डिटेल स्टडी आगे चल के हम करेंगे। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, यहाँ पर SnCl2 जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए SnCl2 में Sn +2 स्टेट में है और SnCl4 में Sn हो गया +4 स्टेट में। इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये +4 में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो कहलाती है ऑक्सीडेशन। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे Fe जो है Fe+3 स्टेट में है और यहाँ कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 स्टेट में। तो Fe का देखें चार्ज +3 से +2 हो गया, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, जिससे कि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टेनिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड बन गया। तो डिटेल स्टडी अगले चैप्टर में इसकी लेंगे। फिलहाल तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि एक बार SnCl2 और FeCl3 रिएक्शन करके स्टेनिक क्लोराइड और फेरस
क्लोराइड दे देते हैं, बैक रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है, यानी कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, बैक रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं। तो ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में जितने भी है ओनली वन डायरेक्शन में एरो लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ ये लगते हैं एरो। ठीक है ना, या इक्वल साइन भी लगा दिया जाता है, अगर इसको इक्वल साइन भी लगा दें। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन reaction which proceed in both the direction and do not reach the completion is known as reversible reaction। वह रिएक्शन जो दोनों ही डायरेक्शन में होती है और कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, known as the reversible reaction। और रिवर्सिबल रिएक्शन को ही हम हाफ अपोजिट डायरेक्शन के एरो से शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम, चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये है H2 प्लस I2 इक्वल टू ट्वाइस HI। हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर ये रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड वेपर। ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है और बनने लगता है फिर से हाइड्रोजन और आयोडीन। तो ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में हो रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये है बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन। ठीक है ना, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हो रहा है, इसको देते हैं एक नंबर, इसको फर्स्ट कर, ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिएक्ट किया और बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये बनी बनाई जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये डिकम्पोज हो रही है हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो ये टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, इसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल रिएक्शन। तो दो रिएक्शन यहां पर हो रहे हैं, इसीलिए इनको हाफ तीर से शो किया जाता है इन द वो डायरेक्शन। एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये एरो की नॉक जो पिन पॉइंट इसका जो है वो HI की तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये बैक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो। दूसरा लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल इसको लिए लेते हैं हम, PCl5 का थर्मल डिकम्पोजिशन है। PCl5 इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है PCl3 प्लस Cl2 में। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड गर्म किया, डिकम्पोज हुआ इन PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड Cl2 में। ठीक, और जैसे ही ये बना ये रिकम्बाइंड होकर के फिर से देने लगता है PCl5। तो यहाँ पर भी रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में हो रही है, दोनों ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल ये लेते हैं, चलिए एसिटिक एसिड है CH3COOH, यह डिकम्पोज होता है, आयनाइज होता है और देता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। आयनाइजेशन रिएक्शन हो गई है। आयनाइजेशन रिएक्शन क्या हो रहा है? एसिटिक एसिड आयनाइज हुआ, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। जैसे ही एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन ये बने, इन्होंने रिकम्बाइंड होना शुरू कर दिया और फिर से बना दिया एसिटिक एसिड। यहाँ पर एसिटिक एसिड का जो आयनाइजेशन है वो भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं,
CH3COOH plus C2H5OH equal to CH3COOC2H5 प्लस H2O। ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या हो रहा है इसमें? ये एसिटिक एसिड है और ये है एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। ये परस्पर रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं इथाइल एसीटेट। इसको हम कहते हैं एस्टर। एस्टर बन रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन। और जैसे ही ये एस्टर बना और जल बना, ये बैक रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, फिर से एसिटिक एसिड और एथाइल अल्कोहल देने लगते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो बोथ डायरेक्शन में इक्वल रेट से होती हैं और कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। नेवर गेट्स कंप्लीशन। ये देखिए ना, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन द वन डायरेक्शन एंड डू नॉट रीच टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, दोनों दिशाओं में होती रहती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्शन बनेगा, तो यही क्रम चलता रहेगा और ये रिएक्शन होते रहेगा। एक एग्जांपल चलिए और देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ द फेरिक क्लोराइड। ये होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और 3HCl बनेगा। और जैसे ही ये बना फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl, ये रिएक्ट करके फिर से फेरिक क्लोराइड और वाटर देना शुरू कर देंगे। बैक रिएक्शन इसमें शुरू हो जाएगी। ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इस रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरिक क्लोराइड या हाइड्रोलिसिस ओनली, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बना और वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गई हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शंस द स्टेट एट विच द बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस occur at the same speed known as the chemical equilibrium। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं, उस स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। क्या मतलब है? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस रेट से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट भी उसी रेट से डिकम्पोज होकर के फिर से रिएक्टेंट दे दें हमें, तो दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन सेम होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। H2 plus I2 is equal to twice HI। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। इसको अभी थोड़ा इस तरह से समझते हैं कि सपोज दैट अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, हमने केवल हाइड्रोजन और आयोडीन को लिया है। ठीक, इनके बीच रिएक्शन शुरू किया, तो अभी क्या है? कंसंट्रेशन इनका हाई है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट तो बना नहीं है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है 0। इनको रिएक्ट कराया और रिएक्ट कराते ही बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कंसंट्रेशन होगा वो अभी हाइड्रोजन और आयोडीन की तुलना में कम होगा। इन कंपैरिजन ऑफ द हाइड्रोजन और आयोडीन कम होगा। ठीक है ना, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में होंगे अभी और ये प्रोडक्ट अभी कम अमाउंट में होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है अभी स्लो रहेगी। जैसे ही बनेगा डिकम्पोजिशन शुरू तो होगा, लेकिन इस बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन से कम रहेगा। क्यों?
क्योंकि HI का कंसंट्रेशन कम है, कम मात्रा में HI बनी हुई है, हाइड्रोजन आयोडीन अभी हमने ज्यादा मात्रा में लिए हैं, रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में जब होता है तो प्रोडक्ट तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो ज्यादा रहती है। टाइम टू टाइम धीरे धीरे जब चूंकि ये कंज्यूम होते जाएंगे हाइड्रोजन आयोडीन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, ये तेजी से कंज्यूम होंगे। जब ये तेजी से कंज्यूम होंगे तो इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा और कंज्यूम होने की वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो समय के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन डाउन हो रही है, स्लो हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है जिस कंडीशन पर या जिस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर तो सेम रखना, रिएक्शन का चेंज नहीं करना, जिस कंडीशन पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल रेट से होने लगते हैं, यानी जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट उसी रेट से फिर से रिएक्टेंट देने लगता है, उस स्टेट को, रिएक्शन की उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है, दूसरी डेफिनेशन जो इसी की ली गई है, द स्टेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो अभी बताया हमने, एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या हुआ था कि हाइड्रोजन और आयोडीन का कंसंट्रेशन जितना बचा हुआ है, यानी कि रिएक्शन होने के बाद जो बचा हुआ है और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होने के बाद इसका जो कंसंट्रेशन बचा हुआ है प्रोडक्ट का, दोनों की कंसंट्रेशन इस समय सेम रहेंगे। कब? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज एट विच, कौन सा? द स्टेट, जिस स्टेट पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, रिएक्शन की उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों समझ में आया होगा।